दारोमदार जो है वो आज की सरकार को जाएगा, क्योंकि सरकार ने शायद ये जो चेतावनी थी वो पहले ही भांप ली थी कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई ना कोई क्रियाएं प्रतिक्रियाएं विश्व में होंगी। चाइना ताइवान को हड़पना चाहता है, लगातार भारत के साथ सीमा विवाद भी कर रहा है, और ये कर करके वो सभी देशों को ये बताने की लगातार कोशिश कर रहा है कि चाइना सुपर पावर हो चुका है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ ब्रिक्स जैसे देशों के जो समूह में वो अपनी कहीं ना कहीं हित की जो एकता है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे अमेरिका से खतरा मिल रहा है। भारत इन सब चीजों में पूर्णतया सफल होगा और विश्व में 1 2 3 की जो गणना होती है उस मजबूत श्रृंखला में एक बहुत बड़ा सदस्य बनकर निखरेगा। उसका रीजन ये है कि भारत का जो मध्यम वर्ग है वो धीरे धीरे क्रय शक्ति वाला, यानी ज्यादा क्रय शक्ति वाला हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ चुनौती और भी है। जो सामाजिक कर्तव्य भारत निभा रहा है, अन्न, रोजगार, इन सारे मुद्दों पर, जैसे आप देखते हैं कि फ्री में लगभग 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो या 10 रुपए का 5 किलो, ये सारी चीजें फ्री के समतुल्य हैं। उससे ये बात साबित हो चुकी है कि भारत एक नए सामाजिक भारत की क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। धार्मिकता भारत को एक एकता के रूप में दिख रही है, और भारत के सभी लोगों ने लगभग ये मान लिया है कि धार्मिक एकता भी जरूरी है, लेकिन चूंकि उस पर बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं है, इसलिए विद्रोह होने की संभावना नहीं है, जैसा कि ईरान में देखने को मिला। तो ईरान की अस्थिरता जो है वो भारत के लिए बहुत बड़े संकट का कारण नहीं है, क्योंकि ईरान की जो आंतरिक शक्तियां हैं वो बदल चुकी हैं और वो एक कट्टर धार्मिक देश के रूप में बढ़ चुका है। ये बात अलग है कि ईरान के साथ भारत के रणनीतिक संबंध बहुत अच्छे हैं, और आने वाले समय में भारत भी उसको एक सरकार के रूप में ही देखेगा, जैसे अफगानिस्तान के रूप में देखा है। इसलिए भारतीयों को, भारत के दूसरे लोगों को इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वो भारत को गलत तरीके से प्रभावित ना करें। दोनों पर ही अपना नियंत्रण कायदे से बनाए रखा है, और उसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि जब वो चाहता है किसी भी देश पर अटैक कर देता है, लेकिन अटैक करने के साथ ही साथ वो वहां की आर्थिक गतिविधियों को भी पूरी तरह प्रभावित कर देता है। भारत ने ये सीखते हुए ब्रिक्स जैसे देशों के साथ या उस ग्रुप के साथ अपने संबंध को मजबूत किया, और ये बताने की कोशिश की कि वो जो है वो उस चीज का हिस्सा होने जा रहा है जिस पर यूनाइटेड नेशन या अन्य संस्थाओं का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है। आने वाले समय में इस प्रकार की संस्थाएं टूटती हुई देखने को मिलेंगी, या रहेंगी भी तो सांकेतिक, क्योंकि अब हर देश जो है उसे अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जापान जो एक समय में अपनी समस्त जो सैनिक क्षमताएं थी, समस्त सैनिक चुनौतियां थी, उसने अमेरिका को सौंप दी थी, अपना संविधान तक अमेरिका को सौंप दिया था। उसको भी समझ में आ गया है कि किसी भी विदेशी शक्ति पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहा जा सकता। नाटो जैसी जो संस्थाएं हैं, जो अमेरिका ने अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी और के शक्तिशाली ना होने के लिए बनाई थी, उस नाटो से भी वो जल्दी ही अपने हाथ पैर खींचने वाला है, क्योंकि अमेरिका अब साम्राज्यवादी हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में भारत की जो राजनीतिक स्थिरता है वो पूरे विश्व में इस समय सबसे बड़ा उदाहरण है एक अच्छे शासन और अच्छे प्रशासन की। जिस प्रकार की स्थिरता ने आज पूरे विश्व में भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए भी साबित करने का मौका दे दिया कि भारत डेमोक्रेसी भी बनाए रख सकता है और शांति समझौता भी बनाए रख सकता है। भारत ने एक नई प्रकार की विदेश नीति को अपना लिया है, जहां पर वो किसी भी एक अव्यवस्थित देश की उस राजनीतिक प्रक्रिया में डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करता है, और वो वहां की सरकार से ही अपने संबंध बनाने की कोशिश करता है या बनाता है। अफगानिस्तान की प्रक्रिया एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर उसने अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया। शायद उसका नतीजा है कि आज तालिबान जो है सबसे ज्यादा भारत के करीब है। वहां पर अनेक देश जो उसकी राजनीतिक
अस्थिरता में या आंतरिक अशांति में उसका साथ देने की कोशिश कर रहा था, उसका विरोध कर रहे थे, उन देशों से उसके संबंध तल्ख हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में भारत, भारतीय और भारतीय विस्तार, इन तीन चीजों को समझना होगा। भारत जो है वो सिर्फ अब ऐसे लोगों का ही देश नहीं रह गया है जो तकनीक के मामले में आगे हैं या सैनिक क्षमता के मामले में आगे या व्यापार के मामले में आगे है। भारत उस व्यवस्था में पदार्पण कर चुका है जहां पर पूरे विश्व के देश उससे। मैकियावेली ने एक बार कहा था कि किसी भी शक्ति को विदेशी जो भाड़े के टट्टू हैं यानी वो सैनिक, उसके ऊपर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपनी खुद की ताकत, अपने खुद के विश्वास पर सैनिक, इन सबसे अपने देश की शक्ति का निर्माण करना चाहिए। और उसने एक बात और भी कही थी कि यदि किसी देश के चारों तरफ के जो देश हैं उनमें अस्थिरता है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए खुशखबरी भी हो सकती है। इन दोनों ही बातों को मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत ने कभी भी विदेशी शक्ति के ऊपर अपनी निर्भरता नहीं दिखाई, लेकिन पिछले 12-15 सालों में जिस हिसाब से संसाधन इकट्ठा किए, जिस हिसाब से सैनिक तैयारी की, जिस हिसाब से वैदेशिक संबंध कायम किए और अपनी सैनिक क्षमता को लगातार स्ट्रांग बनाए रखा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज के समय में देखने को मिलेगी और मिल भी रही है। विश्व के तमाम देश जहां किसी न किसी सुपर पावर से डरे हुए हैं, वहां भारत जो है वो किसी भी शक्तिशाली देश से डरने वाली स्थिति में नहीं है। और भी अच्छी चीज ये है कि जिस प्रकार कई शक्तिशाली राष्ट्र मिलकर के किसी भी उभरती हुई शक्तिशाली राष्ट्र शक्ति का सामना करने में सक्षम होते हैं, तो भारत शायद उस एक खेमे में पहुंच चुका है, उस एक ग्रुप में पहुंच गया है जहां पर स्वयं तो भारत शक्तिशाली है ही, लेकिन उसके साथी भी, साथी का मतलब यहाँ पर रणनीतिक साझेदार होते हैं। कोई किसी का साथी उस प्रकार से नहीं होता जैसे हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। यहाँ पे रणनीतिक साझेदार होता है, यानी किसी भी एक योजना में आपका साथ देने वाले देश कौन होंगे, कौन साझेदार होंगे, तो वे सभी लोग मजबूत स्थिति में। फिर भी पूरे विश्व में नंबर 1 सुपर पावर बन चुका अमेरिका जो है, उसने ये दिखा दिया है कि उसे विश्व के किसी भी देश से डर नहीं लगता है। जिन संस्थाओं का निर्माण किया गया था विश्व में शांति लाने के लिए, या आप कह सकते हैं विश्व में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिरता और विकास लाने के लिए, अमेरिका शायद उन सभी संस्थाओं से अपने आप को अलग करने जा रहा है, या सांकेतिक रूप से उसने दिखा दिया है कि वो अलग हो चुका है। क्योंकि जिस प्रकार की कार्रवाई उसने वेनेजुएला में की और जिस प्रकार की वो घोषणाएं डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बारे में कर रहा है, उससे ये साबित होता है कि विश्व में उसे किसी भी संस्था से डर नहीं लगता। रशिया जो है वो सुपर पावर तो है, लेकिन वो ऐसी सुपर पावर है जो शक्ति को तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन पूरे विश्व की किसी भी आर्थिक व्यवस्था को कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं